हरे कृष्णा। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवचरण चौहान। आज आज हम रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो प्रिंसिपल है उस पे हम समझेंगे। डीपली मैं समझाने का ट्राई करूँगा आपको एक नए अंदाज में कि ये कैसे काम करता है, कौन सा गैस रहता है, कितना टेम्परेचर किधर रहता है, कितना प्रेशर कहाँ पे रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में कहाँ पे होता है और वेपर फॉर्म में कहाँ पे जाता है, एक नए अंदाज में, जो कि आपको यूट्यूब पर ये नहीं मिलेगा कि डिस्चार्ज लाइन में कितना प्रेशर रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, कितना फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि आप देख रहे हैं। मैं एक विस्तार तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं जो एक कंप्रेसर का रेफ्रिजरेशन साइकिल बताने जा रहा हूँ उसके पहले मैं कुछ देखिए, ये हमारे पास प्रेशर चार्ट होना चाहिए। हम कौन सा गैस यूज कर रहे हैं और कितना एम्बिएंट टेम्परेचर में यूज कर रहे हैं, आपको वो सब कोई बताता नहीं। बस एक बेसिक आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको एक बेसिक कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर और कैपिलरी ट्यूब ये सब दिखा के उसमें ऐसे ऐसे काम, लेकिन मैं डीपली आपको अच्छा से बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आए। जो नए हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको अच्छा से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये R22 गैस का रेफ्रिजरेशन साइकिल है और एम्बिएंट टेम्परेचर 35 है, जो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये एम्बिएंट टेम्परेचर में हमारा सक्शन लाइन में गैस कितना रहना चाहिए, इवापोरेटर में कितना टेम्परेचर दिखाता है, डिस्चार्ज में कितना दिखाता है, और जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या क्या पार्ट रहते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या रहता है, मैं आज डीपली आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ आप लाइक करिए और मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में आप लोगों को टाइम मिलेगा तो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है और ये 35 एम्बिएंट टेम्परेचर पे है। R22 गैस है। R22 गैस में 4GS मिनरल ऑयल लगता है, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें देखिए 5 डिवाइस होता है, ठीक है। 5 डिवाइस में देखिए कंप्रेसर, जो कि इसका मेन पार्ट होता है, ये मैकेनिकल, पूरा मैकेनिकल पार्ट का, ये अभी मैकेनिकल पार्ट ही है पूरा। तो इसमें कंप्रेसर इसका मेन पार्ट है, जिसको आप दिल बोल सकते हैं इस रेफ्रिजरेशन साइकिल का। कंडेंसर हो गया, ड्रायर फिल्टर हो गया, ये एक्सपेंशन वाल हो गया, ये इवापोरेटर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कंप्रेसर का काम क्या है, ये एक तरफ से सक करता है गैस को और दूसरी तरफ से, एक तरफ से खींचता है, एक तरफ से फेंकता है, मतलब इसमें इन आउट होता है गैस को। ये कंप्रेसर हमारा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या काम होता है मैं बताऊंगा। तो हमारा कंप्रेसर क्या करता है, सक्शन लाइन में लो टेम्परेचर और लो प्रेशर को सक करता है, ये खींचता है। इसका काम क्या है, ये प्रेशर को मेंटेन बनाए रखता है, ठीक है। दो पार्ट में, एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ये 3 फेस में भी आता है, सिंगल फेस में भी आता है। और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो कंप्रेसर होता है, एसी में, फ्रिज में, सब में एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कंप्रेसर का डिजाइनिंग अलग रहता है। उसमें 5 टाइप के कंप्रेसर होते हैं, जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर होता है और स्क्रॉल कंप्रेसर होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है वो बड़े बड़े प्लांट में लगा रहता है, जो चिलर प्लांट रहता है, जो पानी से चलता है, उसमें लगा रहता है। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आप छोटे यूनिट में, फ्रिज में, एसी में भी लगा रहता है, ठीक है। तो अभी ये रेसिप्रोकेटिंग है कंप्रेसर। और इसमें तो मैं बताऊँ आपको, ये देखिए कंप्रेसर है, तो इसका जो सक्शन लाइन से टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर सक करता है। ये सक करने के बाद ये पिस्टन है ना, ये नीचे हो जाता है, तो इसमें लो प्रेशर और लो टेम्परेचर इन हो जाता है।
इन होने के बाद में जब इसमें प्रेशर आ जाता है तो उसी टाइम में ये डिस्चार्ज लाइन का जो वाल्व है ये ओपन हो जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो लो प्रेशर आता है यहीं से ये डिस्चार्ज लाइन में जाता है पिस्टन। ये पिस्टन जो सक्शन लाइन का है ये क्लोज हो जाता है और ये डिस्चार्ज लाइन का पिस्टन ओपन हो जाता है। तो यहाँ से जो लो टेम्परेचर होता है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत तेज़ कंप्रेसर हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन के द्वारा जो कि कंडेंसर में थ्रो करता है। तो हमारा जब कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन में आता है गैस, उसका आप चेक करेंगे तो आपको मालूम रहेगा। जो एम्बिएंट टेम्परेचर में बताया हूँ 35, ये बेसिक फार्मूला है, इसके लिए मैं बताऊँ। तो उसमें आप डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर चेक करेंगे तो 260 अबाव दिखाएगा। आपका एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एम्बिएंट टेम्परेचर में चेक कर रहे हैं। ये नॉर्मली 35 पे है तो 260 दिखाएगा। आपको -+10 PSI कम बेसी दिखा सकता है। वो कैसा यूनिट है उसका, कोई ब्लॉक है नहीं तो नया यूनिट है तो परफेक्ट आपको दिखाएगा। -+10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज लाइन जब भी हमारा कंप्रेसर से जाता है तो उसका टेम्परेचर 76 एक नॉर्मल है, ठीक है, इतना रहेगा। 170 फ़ारेनहाइट रहेगा, ठीक है। और कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन में जाने के बाद डिस्चार्ज लाइन से हमारा कंडेंसर होता है दूसरा डिवाइस। ये क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है एयर मीडिया के द्वारा। क्या ये हमारा जो प्रेशर जाता है ना डिस्चार्ज लाइन में, ये बहुत हाई टेम्परेचर आता है। जैसा कि मैंने लिखा है 76, ये डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर के ऊपर। और हमारा साइकिल में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इतना आपको मिलेगा। तो हमारा ये 76 टेम्परेचर जाएगा डिस्चार्ज लाइन से। और ये क्या है, कंडेंसर होता है। तो कंडेंसर क्या करता है, हीट एक्सचेंज करता है। तो हमारा एयर मीडिया होता है, जो बाहर का वातावरण होता है, तो उससे ज़्यादा हमारा ये 76 टेम्परेचर हो जाता है डिस्चार्ज लाइन में। तो जो बाहर का वातावरण होता है, जैसे 35 एम्बिएंट टेम्परेचर में लिखा हूँ, तो ये 76 है ना। कंडेंसर क्या करता है, इसमें फ़ैन लगा रहता है। तो ये जो 76 PSI है, ये 76 जो टेम्परेचर है, ये एयर मीडिया के द्वारा जैसे ही हमारा कंडेंसर लाइन में जाता है गैस, तो एयर मीडिया के द्वारा वो कन्वर्ट हो जाता है। जो बाहर का टेम्परेचर है और जो डिस्चार्ज लाइन का 76 टेम्परेचर है वो मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंडेंसर है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर हमारा टेम्परेचर 43 टेम्परेचर हो जाता है जैसे ही कंडेंसर में जाता है। और हमारा कंडेंसर फ़ारेनहाइट में 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो पूरा वेपर में जाता है और यहाँ पे जाते जाते पूरा जब लास्ट में जाता है तो हमारा 43 टेम्परेचर हो जाता है और 110 फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। कंडेंसर के लास्ट में हमारा गैस लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि इधर जो ये ऐसा घुमा रहता है ना, और फैन से जो बाहर का वातावरण होता है, क्योंकि आप कंडेंसर कहीं भी देखे होंगे तो बाहर के फ्लो से उसको ये किया जाता है, क्योंकि बाहर का जो फैन लगा रहता है, बाहर का फ्लो उसको ठंडा करता है। तो इसके लिए हमारा टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है। पहले हमारा टेम्परेचर कंप्रेसर से निकलता है जो डिस्चार्ज लाइन से 76 PSI रहता है। तो ये एयर मीडिया के द्वारा, बाहर का वातावरण के द्वारा, मतलब एक 35 बेसिक फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। कभी भी आप करेंगे तो आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर 35 पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लास्ट में जो हमारा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा कंडेंसर में गैस, यहाँ से हमारा लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो हमारा उसके आगे एक डिवाइस लगा रहता है, फिल्टर ड्रायर। इसका दो काम होता है। ये क्या करता है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट को, जो उसमें कचरा रहेगा, जो मॉइस्चर रहेगा, इसमें एक जाली लगा रहता है। तो वो जाली क्या करेगा, जो हमारा लिक्विड जा रहा है इसको वो कचरा वचरा है ना ऑब्जर्व कर लेगा। फिर इसमें एक सिलिका जेल भी लगा रहता है। वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन के
जो क्लीन रेफ्रिजरेशन है ना, जैसे कचरा वचरा कुछ भी है तो वो यहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और प्योर रेफ्रिजरेंट, जो अच्छा रेफ्रिजरेंट, शुद्ध रेफ्रिजरेंट रहेगा, वो हमारा एक्सपेंशन वाल में जाएगा, जो कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल होता है। अभी तो इसमें 6 टाइप का एक्सपेंशन वाल होता है। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल हो गया है, कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन वाल हो गया है। तो ये हमारा जो कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन वाल है, मैं ऐसा बनाया है जैसे आप लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पे एक पतला ट्यूब रहता है, कैपिलरी ट्यूब उसको बोलते हैं। यहाँ से जाने के बाद वो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर में हो जाता है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। और फिर वो यहाँ इधर आने के बाद कैपिलरी ट्यूब से एक मोटा पाइप में वो जुड़ा रहता है, जो इवापोरेटर के लिए जाता है। तो वहाँ से वो आता है ना, तो उसका टेम्परेचर देखिए कम हो जाता है, और उसका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। अभी उसका प्रेशर 68 psi हो जाएगा, और 4.44 टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे ही हमारा जो लिक्विड गैस होता है, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल नहीं तो हमारा कैपिलरी ट्यूब रहता है, यहीं से हमारा गैस है वो लो फॉर्म में हो जाता है, कूल हो जाता है। उसका टेम्परेचर 4.44 हो जाएगा, ठीक है, इसको पास करेगा। तो अब ये 4.4 टेम्परेचर जो हमारा इवापोरेटर रहता है उसमें आ जाता है। तो इवापोरेटर कहाँ लगा रहता है? जो इंडोर हमारा रहता है उसमें रहेगा। तो जो इंडोर रहता है हमारा रूम में रहता है, तो जो रूम का जो सराउंडिंग टेम्परेचर रहेगा, मान लीजिए उसमें 22 रहेगा, 25 रहेगा, 30 रहेगा, एसी बंद रहेगा तो 32 रहेगा, 35 भी रहेगा। तो ये क्या करता है, जो हीट टेम्परेचर रहता है, जैसे रूम में 35 टेम्परेचर है, तो अभी हमारा ये 4.4 का टेम्परेचर मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये ब्लोअर सक करता है एयर को, तो हमारा जो ये 4.4 का और जो सराउंडिंग एरिया रहेगा इवापोरेटर का, वो दोनों एयर आपस में मिक्स हो जाएगा। तो हमारा जब भी रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है कंटिन्यू, तो उस एरिया को ये हमारा इवापोरेटर कूलिंग करके ठंडा कर देता है। ठंडा होने के बाद में ये 4.4 हो जाता है, और जस्ट थोड़ा इवापोरेटर के लास्ट में आएगा, तो इसका जो लिक्विड होता है तो पूरा फुल लिक्विड हो जाता है। लिक्विड होने के बाद में उसका जब भी आप चेक करेंगे 45 फ़ारेनहाइट होता है, और 7.2, ठीक है। ये 7.2 जब भी हमारा इवापोरेटर से सक्शन लाइन कंप्रेसर की साइड में आता है, आप वहाँ पे चेक करेंगे 7.2 आ जाता है, ठीक है। इसमें डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके द्वारा ये हीट एक्सचेंज होने के बाद ये 7.2 आ जाता है। तो 7.2 हमारा कंप्रेसर का जो लिक्विड फॉर्म में आता है हमारा गैस सक्शन लाइन के लिए। ये देखिए, ये सक्शन लाइन में ही हमारा एक्यूमुलेटर रहता है। तो एक्यूमुलेटर क्यों लगता है? ये कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए रहता है, क्योंकि इधर से लिक्विड आ रहा है 7.2 टेम्परेचर का, तो ये सीधा कंप्रेसर में जाएगा, तो हमारा कंप्रेसर मैकेनिकल पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा, वो फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो इसके लिए हम सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगाते हैं। ये क्या करता है एक्यूमुलेटर, जो हमारा लिक्विड आता है उसको कन्वर्ट करके, मतलब उसको डायरेक्ट कंप्रेसर में जाने से बचाता है। ये यहाँ पे उसको वेपर फॉर्म में करने के वेपर फॉर्म में करता है, वेपर फॉर्म में करने के बाद कंप्रेसर में भेजता है। इस तरह हमारा टेम्परेचर का रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता रहता है, और हमारा जो इवापोरेटर होता है वो सराउंडिंग एरिया को कंट्रोल करता रहता है और कूलिंग करता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, और इसमें आपको मैं बताया कैसे कैसा होता है और किसका टेम्परेचर किधर रहता है। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू। हरे कृष्णा।